हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को लेकर के। और इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण तरह से इनकी जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी चैप्टर्स और सभी टॉपिक्स आपको क्लियर किए जाएंगे। जिसमें आपको मिल सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक मानव, भारत के प्रागैतिहासिक जातियाँ और संस्कृतियाँ, सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, आर्य जातियों के बारे में, वैदिक साहित्य, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। हम आपको ये फ़ोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके विचार भी नेक हो सकें और हम भी इनकी विचारों से प्रभावित हैं, और इनके विचारों को प्रभावित होकर के आप भी कुछ सीख और ज्ञान ले सकें। और चलिए इसी से शुरू करते हैं। इस सेशन में आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे और हम इस टॉपिक में शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। और इसमें आपको जितनी तरह के क्वेश्चन अराइजिंग हो सकते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए और कहीं भी कोई भी तरह के एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकें, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, इससे आपको क्या समझ आता है कि हम प्राचीन भारत में जो ऐतिहासिक स्रोत हमें मिल रहे हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत है कि इतिहास लेखन के प्रति भारत जो है, जो भारत के लोग हैं, वो मतलब एक तरह से बिल्कुल अभावित है। उनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो इतिहास लेखन के प्रति एकदम एक्साइटेड नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो वो उसमें एक्साइटेड नहीं है प्राचीन भारत के लोग, जो एक्साइटेड नहीं है। लेकिन आज के जो भारतीय हैं, वो हर चीज़ के लिए अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। हर चीज़, कोई भी तरह की जानकारी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये आज के मानव जो हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जो कुछ लोगों का मत है कहने के हिसाब से कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। वे घटनाओं को काल के और जो है लिपिबद्ध करने में असावधानी बरतते हैं। लेकिन जब उन पर दबाव डाला जाए, कोई भी चीज़ में ऐतिहासिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाए, और अगर वो उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो किसी भी तरह की कहानी सुनाना आरंभ कर देते हैं। कुछ लेखकों का तो यहाँ तक कहना है कि प्राचीन भारत के लोग जो हैं, उनको इतिहास का बोध नहीं था, किंतु उपयुक्त विचारों को अब सामान्यतः स्वीकार नहीं किया सकता है। जैसे में एक विद्वान हैं डॉक्टर ए.बी. केथ, इन स्वीकारते हैं कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का प्राचीन काल से ही अभाव रहा है, और ये आरंभिक ग्रंथों से प्रूव नहीं होता है। जैसे कि इस तरह से हम कहना हास्यप्रद होगा कि हमारे पास प्राचीन काल के कुछ स्रोत नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं जो हम प्राचीन काल के रूप में हैं, जैसे वैदिक सभ्यता में हैं, साहित्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गद्य हैं, पद हैं। इन सब से हमें जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। इसके विपरीत भारतीय विद्वानों का विचार यह है कि भारतीयों ने निश्चय ही ऐतिहासिक चेतना विद्यमान थी। ऐतिहासिक निबंध की विशाल विविधता और अन्य अनेक तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान थी। डॉक्टर पी.के. आचार्य का कथन है कि कलिंग के जो राजा खारवेल हैं, और रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, कन्नौज के सम्राट हर्ष और चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल और सैन वंशी राजाओं के शिलालेखों में विश्वसनीय तिथियां सहित पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों के तत्कालीन राजाओं और दानदाताओं के वंशावलियों को, राजाओं और कार्यों को, दान के अवस्था से पता चलता है। इन शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है कि धर्मार्थ संस्थाओं के संस्थापक कौन थे, और उन्हें उसके प्रतिष्ठित करने वाले पुरोहितों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस पे एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन हिंदुओं में ऐतिहासिक चेतना थी या नहीं थी। तो आप तो ये कह सकते हैं कि अभी तक में जो विद्वानों का कथन है कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, जो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, एक इनके कथन से, और दूसरा है डॉक्टर ए.बी. केथ।
इन जैसे विद्वान और भी हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पे कि इतिहास, भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना थी और कहीं कहीं नहीं भी थी। तो हम एक प्रतिष्ठित रूप से नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक चेतना नहीं थी, क्योंकि अभी हमारे पास संपूर्ण प्रूफ है कि हम इतिहास को जानते हैं। आज हम इतिहास को पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो थी पहले। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसमें आप कि जो नेपाल है, नेपाल की एक लंबी वंशावली में, नेपाल की एक लंबी वंशावली में उस देश के राजाओं के नाम, राज्य के और काल और सिंहासन रूढ़वाद होने की तिथियां दी गई हैं। जैसे कि लिखिए, हम लिख चुके हैं यहाँ पर कि नेपाल की एक लंबी वंशावली है जिसमें देश के राजाओं के नाम, राज्यकाल और सिंहासन रूढ़वादियों होने की तिथियां दी गई हैं। ठीक है। इसी प्रकार उड़ीसा में भी, उड़ीसा की भी वंशावलियों में भी दी गई है। इसी प्रकार उड़ीसा की वंशावलियों में 3102 ईसा पूर्व तक के कलयुग के राजाओं की सूची मिलती है। इसमें आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन इसका आपका राइज होगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन हिंदुओं में ऐतिहासिक चेतना थी। उम्मीद है आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार अनेक तिथियां भी दी गई हैं जैन मतावलियों। जैसे कि आप जैन के पास, जैन जो हैं उनके पास भी कुछ पट्टावलियां हैं जिनमें वर्धमान महावीर जी की, जिसमें आपको जिसमें मृत्यु के संबंध में घटनाएं लिखी गई है। और पुरी के जगन्नाथ, जैसे कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसे भोजपत्र हैं इसे याद रखिएगा कि जैन में पट्टावलियां और जगन्नाथ मंदिर मतलब हिंदुओं में भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि का यूज किया जाता था, पत्र हैं जिनमें भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित, जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास जानकारियां शामिल हैं, या फिर जानकारियां प्राप्त होती है। और सर, जैसे कि सर आर.जी. भंडारकर और पीटसन द्वारा संग्रहित पुस्तकों में, भूमियों में और टिप्पणियों में बहुत ऐसी तिथियां हैं जो शामिल मिलती है। सोमदेव जिनको आप जानते होंगे, सोमदेव एक लेखक थे जिन्होंने अपने शक वंश में अपनी कृतियां को लिखा गया है, अपनी कृतियों में लिखा है, जो कि जैसे कि सोमदेव ने लिखा है कि उनके चैत्र शक और संवत में अपनी कृति यशितक्ल पूर्ण की जब कृष्णदेवराय चालुक्य राज्य करते थे। कृष्णराज देव चालुक्य जब राज्य करते थे तब उन्होंने ये पुस्तक पूर्ण की थी उनके राजवंश में। और इसी तरह बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें आता है पंप के द्वारा
रचित पंप भारत अथवा विक्रमार्जुन विजय आदि का उल्लेख किया गया है। हम अभी तक इस पे इसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि हम इसी क्वेश्चन का अभी तक आंसर लिख रहे हैं कि हमें कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं में ऐतिहासिक चेतना थी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा हमें डिमांड कर रहा है कि ऐतिहासिक चेतना हमको बतानी कैसे थी। तो हमने अभी तक में लिखा है कि नेपाल के राजाओं में एक ऐसी लंबी वंशावली है जो देश के राजाओं के नाम और राज्यकाल और सिंहासन रूढ़ होने की तिथियां दी गई है। उड़ीसा में भी कुछ ऐसी वंशावलियां हैं जिनमें कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। और जैनों में तो पट्टावलियाँ हैं जिसमें महावीर जी की मृत्यु, और भी बौद्ध धर्म के लिए भी इस तरह से हैं, उनकी भी पट्टावलियाँ लिखी गई है। और पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर हैं उसमें भोजपत्र मिले हैं। और सोमदेव ने भी लिखा है कि उन्होंने अपने चैत शक में संवत में अपनी कृतियाँ यह तक की पूर्ण की है। और इसी प्रकार पंप के द्वारा रचित पंप भारत है और विक्रमार्जुन विजय है आदि का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कल्हण भी हैं और उनकी 7 पीढ़ियों ने भी यही उल्लेख किया है। ये जो कहाँ गए सोमदेव ने, इनकी 7 पीढ़ियों ने इसी तरह की उल्लेख किए, हर किसी के बारे में उल्लेख किया है, हर किसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है और उसे एक जगह पे व्यवस्थित लिखा गया है। इसी प्रकार कल्हण ने भी देवगिरी के भिल्लम, सिंहोना, कृष्ण, मल्लुगी आदि राजाओं का भी उल्लेख किया है। अब हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, अब हमने जब इतनी बड़ी जानकारी दी है तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः इन बातों से हम स्पष्ट होते हैं, इन सभी बातों से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदुओं में ऐतिहासिक चेतना थी, कि उनका चेतना की अभाव तो नहीं था परंतु चेतना थी। अतः इतिहास संबंधित प्राप्त सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इतिहास संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त की जा सकती है। हमारा ये क्वेश्चन अब क्लियर होता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम शुरू करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो हमने अभी बताया है कि हमारे अंदर ऐतिहासिक चेतना थी और ऐतिहासिक चेतना के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा साहित्यिक स्रोत के बारे में। दूसरे नंबर पे आता है हमारा बौद्ध साहित्य। साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया जाएगा तो उसमें अलग बौद्ध साहित्य आएगा, उसके अंदर ही बौद्ध साहित्य। फिर जातक कथाओं के बारे में बताया जाएगा, जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा, जातक कथाओं एवं जैन धर्म, जैन साहित्य के बारे में, जिसमें विशाखदत्त मुद्राराक्षस, चाणक्य की अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभाष्य तथा पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ आएगा। इन सभी का उल्लेख हमें मिलेगा। और इसके बाद हम दूसरे नंबर पे, ये तो साहित्यिक स्रोत के अंदर हम इनकी चर्चा करेंगे। और जो ये पॉइंट नंबर ए से शुरू होगा, पॉइंट नंबर ए के अंदर आप साहित्यिक स्रोत के अंदर आपको बहुत साहित्य मिल जाएगी। और पॉइंट नंबर बी में आपको जो मिलेगा वो है पुरातत्व में, जो है पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पुरातत्व में बी नंबर पे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली बार वीडियो में आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो को आप देख सकें, और बेल आइकन दबाइएगा।